हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग श्रीराम साइंस। हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रन हो रही है, दैट इज वन पीवाईक्यू वन डे। एंड आज का जो सब्जेक्ट है वन पीवाईक्यू वन डे में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड डायनेमिक वन है, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। जो क्वेश्चन हमने पिक किया है वो 2021 में आया है। इससे पहले हमने 2024, 2023, 2022 इन तीनों ईयर्स के क्वेश्चंस देख चुके हैं। 2021 का ये लास्ट क्वेश्चन है। सो इसी के साथ जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। सो ये क्वेश्चन रहा, critically examine the aims and objective of SEO and what importance does it hold for India. So ये आपका 250 words का है and we have to write this question in 15 ये 15 marker question है and we have to write this in 250 words. But discussion में further हो इससे पहले एक important information है, if you are preparing for UPSC and आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को फर्दर करना है, आप कंफ्यूज्ड हैं, सो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वी एट श्रीराम साइंस आर रनिंग अ फ्री 1-to-1 मेंटरशिप इनिशिएटिव। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा, उस फॉर्म में आप अपने सभी डाउट्स रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन पूछ सकते हैं एंड उसके बाद हमारे क्वालिफाइड मेंटर्स आपके सभी डाउट्स रिजॉल्व करेंगे। सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अब देखिए, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। सिंपली आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एसईओ के हाईलाइट करने हैं एंड उसके बाद वो जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसके बाद आपको क्रिटिकली एग्जामिन भी करना है। सो अगर आपको सिंपली ऑब्जेक्टिव एंड एम्स लिखने रहते वो बहुत आसान है, बट उन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। उसके बाद आपको बताना है, जब आपने क्रिटिकली एग्जामिन कर लिया, कि क्या इंपॉर्टेंस एसईओ जो है वो होल्ड करता है व्हेन इट कम्स टू इंडिया। सो अगर मैं बात करूं, सिंपल इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो कि SCO इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन शंघाई विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन द मेंबर नेशंस। इंडिया बिकेम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द SCO इन 2017। इसी के साथ साथ पाकिस्तान भी 2017 में परमानेंट मेंबर बना था। सिंपल इंट्रोडक्शन है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी आप बहुत आसानी से समझा सकते हैं, टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर स्टेट्स बाय डीपनिंग पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। मेन जो है वो जो SCO के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन है। तो हम जो है एक एक करके क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SCO। तो अगर मैं पहली हम बात करें तो पहला पॉइंट आता है आपका, वो आता है डाइवर्जिंग इंटरेस्ट्स का। क्यों? क्योंकि भाई SCO एक ऐसी ग्रुपिंग है जहां पर चाइना, पाकिस्तान और इंडिया तीनों हैं। ये रेयर ग्रुपिंग है जहां पर तीनों कंट्रीज जो है वो एक साथ हैं। ऑब्वियस सी बात है, चाइना पाकिस्तान का एक डेडली नेक्सस है, इंडिया का एक अपना टेक रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो चाइना पाकिस्तान का अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रहता है वो इंडिया के साथ अलाइन नहीं करता है। इंडिया जिस तरीके से रीजनल प्रॉस्पेरिटी चाहता है, इंडिया जिस तरीके से SCO का यूज करके सेंट्रल एशिया, एशिया की कनेक्टिविटी, एशिया सेंट्रल एशिया की प्रॉस्पेरिटी को अलाइन करता है या ऑब्जेक्टिव रखता है, उस साइड या उस तरीके से चाइना पाकिस्तान जो है वो अलाइनमेंट नहीं रखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि चाइना पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे ईरान में चाइना पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लें कि यूक्रेन क्राइसिस में एक अलग एंगल है, चाइना पाकिस्तान, ठीक है। इसी की तरह अफगानिस्तान में चाइना पाकिस्तान के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंडिया के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में चाइना पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट हैं, इंडिया के अपने इंटरेस्ट हैं। तो इससे क्या होता है कि जो डाइवर्जिंग इंटरेस्ट है, तो जब भी डिसीजन लेना रहता है, जब भी कोई डिसीजन लेना रहता है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि SCO में जो डिसीजन होते हैं वो आपका रन होते हैं कंसेंसस के बेसिस पर। जब तक सभी मेंबर्स अलाइन नहीं कर रहे हैं, वो जो डिसीजन है या जो रेजोल्यूशन है वो बाइंडिंग या वो डिसीजन में कन्वर्ट नहीं होता है। सो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है SCO में वो है कि डाइवर्जिंग इंटरेस्ट है इंडिया चाइना पाकिस्तान के एंगल का। देन चाइना का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है या प्रोजेक्ट है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब चाइना क्या करता है, अपनी इकोनॉमिक पावर हाउस को यूज करके, ठीक है, अपनी इकोनॉमिक पावर हाउस को यूज करके, अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को यूज करके चाइना क्या करता है कि अपने BRI प्रोजेक्ट को वो SCO में प्रमोट करता है, सो दैट जो SCO की मेंबर कंट्रीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा BRI का पार्ट बने। अब वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया BRI को एंडोर्स नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इंडिया की सोवरेनिटी को हैम्पर करता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर
से ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये रन करता है, जिसको इंडिया ये कहता है कि ये इंडिया की सोवरेनिटी पर डायरेक्ट चैलेंज है। इस वजह से बीआरआई से इंडिया ऑप्ट आउट है एंड इंडिया जो है वो बीआरआई को एंडोर्स नहीं करता है। बट चाइना क्या करता है, या चाइना का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो अपनी इकोनॉमिक पावर हाउस का यूज करके, अपने इकोनॉमिक नंबर्स का यूज करके वो ये चाहता है कि जो एससीओ मेंबर कंट्रीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा बीआरआई में एंडोर्स हो या ज्यादा से ज्यादा बीआरआई प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें। तो ये कहीं ना कहीं एक और दूसरा बड़ा इशू है इन दी एससीओ। देन अगर हम बात करें जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, ठीक है, जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जैसे रैट्स, ठीक है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। अच्छा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि जो रैट्स है उसका हेडक्वार्टर्स कहां पर लोकेटेड है, किस कंट्री में लोकेटेड है। क्लियर हो गया। तो रैट्स है, रैट्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रीजनल टेररिज्म है या जो सिक्योरिटी टेररिज्म एंगल है इसे डिफ्यूज किया जाए, इसे काउंटर किया जाए। बट ये जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है इसकी इफेक्टिवनेस पर हमेशा क्वेश्चन उठते रहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपरली इंप्लाइड नहीं है कि किस तरीके से जो रैट्स है वो किस तरीके से जो ये जो टेररिज्म है, ये जो सिक्योरिटी एंगल है इसे रिजॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें चाइना पाकिस्तान है। अब भाई टेररिज्म कॉम्बैट करने की बात की जा रही है और उसी ग्रुपिंग में पाकिस्तान भी है, तो ये तो बहुत बड़ी आयरनी हो गई ना कि आप टेररिज्म को काउंटर करने की बात कर रहे हो, आप रीजनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हो और उसमें पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो क्या पाकिस्तान इस चीज को इफेक्टिवली होने देगा? नहीं होने देगा। जहां टेररिज्म आ रहा है वहां पाकिस्तान आएगा ही आएगा। और टेररिज्म काउंटर करने की बात की जा रही है और आप कह रहे हो कि हमें पाकिस्तान के साथ ही पार्टिसिपेट करना है, ये तो बहुत बड़ी आयरनी हो गई। सो जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसकी मैकेनिज्म में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू आता है, बिकॉज ऑफ रैट्स, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। देन एससीओ को क्या देखा जाता है कि एक ये परसीव्ड एंटी वेस्टर्न ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि इसमें चाइना है, इसमें ईरान है, इसमें रशिया है। तो इससे क्या होता है कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं, जो वेस्टर्न नेशंस है वो ये देखते हैं कि ये जो ब्लॉक बनाया गया है ये एंटी वेस्ट ब्लॉक है, बट इंडिया इसको बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता है। जैसे अगर हम क्वाड की बात करें तो चाइना क्वाड को कहता है कि ये एक एंटी चाइना ब्लॉक है, ठीक है, ये एक एंटी चाइना ब्लॉक है। बट इंडिया इस पर भी करेक्शन करता है कि नहीं, ये कोई एंटी चाइना ब्लॉक नहीं है या ये कोई एंटी कंट्री ब्लॉक नहीं है। इसी तरीके से एससीओ को ये जो एंटी वेस्ट ब्लॉक के लेंस से देखा जाता है, ये भी कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग आ जाता है या चैलेंज आ जाता है एससीओ पर। और इस वजह से इंडिया को हमेशा बैलेंस करना रहता है, चाहे हम क्वाड की बात कर लें, हम ब्रिक्स की बात कर लें या फिर हम एससीओ की बात कर लें, ठीक है, या फिर हम एससीओ की बात कर लें। क्योंकि इस ग्रुपिंग में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो ब्रिक्स का पार्ट है, जो क्वाड का पार्ट है, जो एससीओ का पार्ट है, जो रेगुलरली G7 समिट्स में उसको इन्विटेशन आता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंटिन्यूसली एवरी ईयर जो है वो G7 की समिट को अटेंड करते हैं। सो इस वजह से ये जो परसीव्ड एंटी वेस्टर्न ब्लॉक है when it comes to शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है एससीओ के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का। देन जो बाइंडिंग मैकेनिज्म है इसमें भी इश्यूज हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ये एक रेयर ग्रुपिंग है, ये एक रेयर ग्रुपिंग है जहां पे तीनों कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। चाइना पाकिस्तान का अपना एंगल है, चाइना पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है, इंडिया के अपने इंटरेस्ट है। जैसे पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी चाहता है, वो ये नहीं चाहता है कि वहां पे प्रॉस्पेरिटी रहे, वहां पर जो है डेवलपमेंट फ्लरिश करे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये रहा है व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान कि अफगानिस्तान एक बैटलफील्ड की तरह यूज हो अगेंस्ट इंडिया। इस वजह से जो अफगानी हैं वो बहुत ज्यादा हेट करते हैं पाकिस्तान को, ठीक है, इवन द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, इवन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इवन द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान। बट इंडिया क्या है? इंडिया प्रोजेक्ट्स को एंडोर्स करने की बात करता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करता है, ट्रेड की बात करता है। तो एग्जाम्पल मैं देके समझा रहा हूं कि किस तरीके से पाकिस्तान, चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, इंडिया के टोटली ऑपोजिट इंटरेस्ट है। तो अगर कोई भी रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया है जहां पर अब उस रेजोल्यूशन को लेकर एक डिफरेंट डायरेक्शन में 2-3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज अगर एससीओ के अलाइन कर रहे हैं, तो क्या वो डिसीजन कभी इंप्लीमेंट होगा? क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बताया कि यहां पर कंसेंसस के बेसिस पर, एससीओ में कंसेंसस के बेसिस पर वी हैव डिसीजन। तो ये जो डिसीजन मैकेनिज्म है या ये जो बाइंडिंग मैकेनिज्म है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है व्हेन इट कम्स टू एससीओ। सो ये क्रिटिकली एग्जामिन हमने किया
एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एससीओ। अब आप सोचेंगे सर इतनी इश्यूज हैं, डाइवर्जिंग इंटरेस्ट है, चाइना अपना BRI एंडोर्स कर रहा है, अच्छा भाई सिक्योरिटी मैकेनिज्म के इफेक्टिवनेस में भी इशू है, फिर एंटी वेस्टर्न ब्लॉक की तरह भी देखा जा रहा है, डिसीजन भी नहीं जो है वो इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया का? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। इतने इश्यूज होने के बाद भी इंडिया क्यों है फिर एससीओ में? भाई नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। पहली बात तो यह है कि इंडिया को एससीओ से मल्टीलेटरल एंगेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। जो एससीओ प्लेटफॉर्म है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया जो है अपनी मल्टीलेटरल कंट्रीज या मल्टीलेटरल जो इशू है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो एंगेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें वी हैव सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इसमें वी हैव रशिया, इसमें वी हैव अब ईरान। तो जो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, ठीक है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, इसको जो इंडिया है वो बहुत अच्छे से एंडोर्स कर सकता है। तो एससीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उसके साथ एंगेज हो रहे हैं। हम रशिया के साथ जो हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, जो भी आपको देखने को मिल रहा है, जो भी विजिट हो रही है पुतिन की, व्लादिमीर पुतिन की, ठीक है, कितनी सिंबॉलिक विजिट है वो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सभी प्रोटोकॉल्स ब्रेक करके अपने फ्रेंड व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने रिसीव किया। ठीक है, ईरान के साथ हम एंगेज कर रहे हैं। तो ये जो मल्टीलेटरल या जो ये मल्टीलेटरल अप्रोच है जहां पर हमें एक ही ग्रुप में वो मिल जाती है, वो इंडिया के लिए या वो एससीओ इंडिया के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव प्रोवाइड करता है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। देन स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग बहुत अच्छे से इंडिया जो है वो एससीओ में रहकर या रहते हुए करता है, क्योंकि ये एक ऐसा रेयर ग्रुपिंग है जहां पर आपको चाइना, पाकिस्तान, इंडिया तीनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, तीनों देखने को मिलेंगे। कहीं पे इंडिया चाइना है तो पाकिस्तान नहीं है, कहीं पे इंडिया पाकिस्तान है तो चाइना नहीं है। जैसे सार्क की बात कर लें, सार्क वैसे अब डिफंक्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, बट उसमें इंडिया पाकिस्तान थे तो चाइना नहीं है। ब्रिक्स की बात कर लें तो इंडिया चाइना है, ठीक है, इंडिया चाइना है तो पाकिस्तान नहीं है। एससीओ एक ऐसा रेयर ग्रुप है जहां पर वी हैव दीज 3 कंट्रीज टुगेदर, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। तो इससे क्या होता है, इंडिया अपने स्ट्रैटेजिक बैलेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकता है एंड जो चाइना पाकिस्तान का एक नेक्सस है इसको भी अच्छे से काउंटर या बैलेंस कर सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी एससीओ प्रोवाइड करता है। देन हम एससीओ में रहते हुए, ठीक है, रैट्स जो कोऑपरेशन है, ठीक है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसके बेसिस पर हम पाकिस्तान को बहुत अच्छे से एक्सपोज कर सकते हैं कि किस तरीके से ये जो रीजनल इश्यूज हैं, जो इस रीजन में पीस नहीं आ पा रहा है साउथ एशियन कंट्रीज में या साउथ एशिया रीजन में, उसका सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है या उसका जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो पाकिस्तान है। तो रैट्स के थ्रू, रैट्स कोऑपरेशन के थ्रू, माना कि रैट्स कोऑपरेशन में इश्यूज हैं, बट इस कोऑपरेशन के थ्रू हम टेररिज्म, इंडिया जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करता है, इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक्सपोज कर सकेगा। जो मेंबर कंट्रीज हैं, क्योंकि एससीओ ग्रुपिंग में इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, रशिया है, ईरान है, हम पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक्सपोज कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को काउंटर भी किया जा सकता है यूजिंग रैट्स। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू इंडियाज सिक्योरिटी। देन इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए भी, ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए भी जो एससीओ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के जो रिसोर्सेज हैं उसको इंडिया जो है वो एक्सप्लोर कर सकता है, और हमारी जो पॉलिसी है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी की, इस पर एक और पुश जो है वो आपको एससीओ जो है ये प्रोवाइड करता है। एंड देखिए क्या होता है ना, इन कंट्रीज, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इनके पास रिसोर्सेज है, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, बट इनके पास एक्सपर्टीज नहीं होती है टू एक्सप्लोर दीज नेचुरल रिसोर्सेज। इस वजह से ये लोग बड़ी कंट्रीज के साथ अलाइंड होते हैं। बट अगर हम यूएसए की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, ये लोग अपने इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा आगे रखते हैं उस कंट्री के कंपेयर में। बट इंडिया एट द सेम टाइम, हम अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते हैं कि उस कंट्री के रिसोर्सेज को बिल्कुल एक्सप्लॉइट करके लेके चले जाएंगे और उस रीजन में या उस कंट्री को कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। इस वजह से जो सेंट्रल एशिया के जो रिसोर्सेज हैं, इसको हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट में बेनिफिट ला सकते हैं। इंडिया को भी बेनिफिट करेगा वो, और वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी बेनिफिट करेगा। प्लस हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जैसे चाबहार पोर्ट, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है डिलेज की,
इसमें प्रॉब्लम आ रही है एग्जीक्यूशन की। तो ये जो कंट्रीज के साथ हम एससीओ में सबमिट करते हैं, एंगेज करते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गई, ठीक है, रशिया हो गया, ईरान हो गया, इनके साथ ये जो डिलेज और जो एग्जीक्यूशन में इश्यूज आ रहे हैं ये रिजॉल्व हो सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली इंडिया को जो फिर है सेंट्रल एशिया, यूरोप, इन सब की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड एट लास्ट वी हैव मार्केट एक्सेस। एससीओ में जो डाइवर्जेंस है कंट्रीज का, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, रशिया, ईरान, इन कंट्रीज के थ्रू हम उन कंट्रीज की मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को इंडिया जो है वो फुलफिल कर सकता है। एंड इसी के साथ हमें जो है इन कंट्रीज के जो अनटैप्ड मार्केट हैं इनका एक्सेस मिल सकता है, जो कि अल्टीमेटली इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफी बेनिफिट कर सकता है। ये रहा है कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से एससीओ जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है व्हेन इट कम्स टू इंडिया। तो ये था डिस्कशन इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा तो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है रैट्स का हेडक्वार्टर्स कहां पर लोकेटेड है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस इनिशिएटिव। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर से करिएगा। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।